बेरामी के उपलक्ष्य पे हम सब यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए थे। और जो शोक परिवार है, हमारे बलजीत रेड्डू जी का जो परिवार है, उनको उनका ढांढस बंधाने के लिए कि ईश्वर इस परिवार को ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए। बहुत ही यंग एज में डेथ हुई थी, 55 ईयर्स उनकी एज रही थी। और ये जो रेड्डू परिवार, इनका आपस का बहुत ही एक सामाजिक सिस्टम में बहुत जुड़ा हुआ हमारे पूरे इलाके का ये परिवार रहा है। तो हमारे सबकी यही आ जाने का उद्देश्य था। बाकी आपको प्रश्न पूछने, क्योंकि 13 में हो चुकी है, तो आप तो प्रश्न पूछेंगे तो उसका मैं जवाब। संसदीय लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर पार्टी को कहाँ खड़ा मानते हैं? मैं तो हरियाणा में ये मानता हूँ, लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है जी। प्रदेश के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। सर, आपके बारे में ही एक सवाल, आपके बारे में ही बहुत सारी बातें आ रही हैं कि वो राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, किसको प्राथमिकता देंगे, राज्यसभा या लोकसभा की? देखिए, ऐसा है, मैं लोगों को प्राथमिकता दूंगा। मैंने हमेशा लोगों को ही प्राथमिकता दी है। और मैं समझता हूँ कि रोहतक के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं जी, तो मैं अवश्य लड़ूंगा। और मैं जो है, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। अलग अलग तरीके की बातें, कभी मेरा कोई दुर्विरोधी जो है वो तो ये कह सकता है, लेकिन कभी एक क्षण के लिए भी इस प्रश्न के उत्तर के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर से ना सिर्फ रोहतक लोकसभा चुनाव सीट से मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मगर लोगों के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है रोहतक में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वहां की जीत हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी रखने का काम करेगी। कल आपने बहुत बड़ा झटका दिया है आपने बीजेपी को। पिछले एक वर्ष या पिछले सवा वर्ष से, जब से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वास से हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी, तब से लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। लगातार पिछले सवा वर्ष में 35 से अधिक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और हरियाणा के अंदर आने वाला समय कांग्रेस पार्टी, आने वाले दिनों में कुछ और भी आ सकते, कुछ ऐसा लगातार जब मैंने कहा कि पिछले सवा साल में 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो निश्चित तौर से जैसे चुनाव आगे आएगा, ये तो मैं सोचता हूँ श्रृंखला और तेजी से आगे बढ़ेगी। हुड्डा साहब, सीटों पर अपना दावा लोकसभा सीटों पे कर रही है, कांग्रेस पार्टी कितने लोकसभा सीटों पे बीसीए को प्रतिनिधित्व देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी की हमेशा परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी क्षत्रिय बिरादरी, सभी धर्मों की को साथ लेके चलने की हमारे संविधान के जो मूल भावना है, उसके अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चलने का कार्य किया है। और मुझे विश्वास है कांग्रेस हाईकमान हर वर्ग को साथ लेने का। टिकटों की घोषणा कब तक हो जाएगी? चाणा के कार्यकर्ताओं में ब्रजेंद्र सिंह के आने के बाद काफी मायूसी है और वो कह रहे हैं कि मेहनत तो हमने की है और अब उसका फल वीरेंद्र सिंह परिवार को मिलेगा। देखिए, सभी मिलके चलेंगे और मैं समझता हूँ कि सभी का अपना स्थान और पार्टी में रहता है और सभी का अपना सम्मान और सभी को अपना जो सबने जिन्होंने मेहनत करी है, उन सबको साथ लेकर कांग्रेस पार्टी। सर, हाल ही में सीएम दुष्यंत चौटाला चाणा में पहुंचे थे, उन्होंने बोला कि जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ, ऐसे में कांग्रेस की आपकी नैया तो डूबेगी, दिल्ली में जो केजरीवाल ने उनको सीटें दी उनको भी लेकर डूबेगी। देखिए, अब मैं जो है मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया,
जिस पार्टी का गठबंधन 100 बार बीजेपी घोषित कर चुके हैं कि हम 10 की 10 सीटें पे लड़ेंगे, तो यानी कि उनकी सहयोगी पार्टी ये मान रही है उनका गठबंधन ही नहीं है, उनका कोई जनाधार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिपके हुए हैं। एमपी साहब तो जनाधार जिस पार्टी का ना हो उसमें मैं अपना कोई कमेंट करके आपका मेरा और दर्शकों का टाइम क्यों खराब करूं? एमपी साहब बीजेपी ने 400 पार पार्टी पे कोई टिप्पणी करना जनता का टाइम खराब करना है, जनाधार उनका बचा नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। एमपी साहब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, इसको बीजेपी की कोई अंदर की बात है या कांग्रेस किस रूप में 400 पार को देखिए, ये 2-3 बातें हैं। पहले तो बीजेपी के जो नारे रहते हैं वो कभी जनता के हक में नहीं होते। हरियाणा में दिया 75 पार, अब दे दिया 400 पार। हमारे नारे जनता के लिए, तो वो उनके लिए नारे हैं कि हमारी इतना संख्या है, हमारी इतना संख्या है, अपने लिए होते हैं, हमारे जनता के लिए होते हैं। बीजेपी के लिए 400 पार, हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन करो 6000, ये फर्क है। हम जनता के नारे दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आनंद हेगड़े जो लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं, उनका कल बयान आया कि हमने 400 पार का नारा इसलिए किया, 400 पार होने के बाद हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, और संविधान को बदलने के लिए 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए, इसीलिए हमें 400 पार सीटें का हमने लक्ष्य रखा है। आनंद कुमार हेगड़े जी, मिस्टर आनंद कुमार हेगड़े जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा की धरती से आपके पास संदेश पहुंचे मीडिया के माध्यम से, ये संविधान वो संविधान है जो हमारी देश को जब आज़ादी मिली, देश के बहुत तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद सबने बाबा साहब के नेतृत्व में मिलकर, देश के हमारे महापुरुषों ने, संविधान सभा ने दिन रात एक करके 3 साल पुरुषार्थ करके संविधान, जिस संविधान की नींव पर ये देश आगे बढ़ पाया, ये वो संविधान है जिस संविधान में बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत अंकित है। इस संविधान को मैं अनंत कुमार हेगड़े जी को बताना चाहता हूं, आप कितना ही प्रयत्न कर लो, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। इस संविधान को भाजपा के जो ये कुप्रयास है, इन कुप्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। दीपेंद्र जी से ये डर है, लोगों में ये डर है कहीं आरक्षण का भी खत्म न कर दें, गरीब तबके में ये भी डर है। जो देखिए, ये भाजपा जिस नीति पर चल रही है वो तो आपके सामने, देश में 18 लाख जो केंद्रीय सरकार की सरकारी नौकरियां थी वो समाप्त कर दी गई, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे अदानी जैसे समूह के हवाले कर दिया गया। प्रदेश के अंदर 2 लाख पद समाप्त कर दिए गए, हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में, और जो पद बचे उनको कच्चों में परिवर्तित करके बिना मेरिट, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, कौशल निगम की बात आ जाती है कहीं, यहां तक कि फौज में पेंशन खत्म कर दी। 1 रैंक 1 पेंशन की का नारा था, लेकिन नो रैंक नो रैंक पेंशन, अग्निपथ योजना की 4 साल के बिना पेंशन के जाओ। जहां कांग्रेस की सरकार आकर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की बात करती है, तो ये लोग उसको राजस्थान में बदल के दोबारा से वो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी इन्होंने। तो इनकी नीति और इनकी नीति की दिशाएं बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें मैं समझता हूँ इसी बात को लेकर हमारा एक बड़ा वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ये लड़ाई लड़ेंगे। ये जो मैंने कहा कि बाबा साहब द्वारा, संविधान सभा द्वारा रचित वो संविधान, जिस संविधान की नींव पर ये 70 साल देश आगे गया, जिस संविधान में हमारे पूर्वजों के भी, जिसमें बनाने में उनका योगदान रहा, मेरे स्वर्गीय दादाजी रणबीर सिंह हुड्डा जी का भी योगदान रहा। आज जब कर्नाटक से कोई अगर ये चुनौती दे रहा है अनंत कुमार हेगड़े कि हम 400 सीट लेके और संविधान को तोड़ने का काम करेंगे, तो उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए उनको दोबारा चुनौती हम भी देते हैं। आप संविधान को 1 इंच भी आपको बदलने हम नहीं। दीपेंद्र जी, महंगाई है, वर्तमान दौर में महंगाई है, महामंदी और बेरोजगारी भी है, इसके बावजूद भी भाजपा सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? पब्लिक समझेगी नहीं समझेगी? पब्लिक समझ चुकी है। आपको मैं एक खुशखबरी बता रहा हूँ प्रेस के साथियों कि आपको एक खुशखबरी बता रहा हूँ, आप देखना, क्योंकि मैं तो देखो, आप जानते हो मैं तो जमीन से जुड़ा आदमी हूँ जी। मैं तो कोई एक दिन भी अपना घर नहीं रहता किसी गांव, किसी शहर में। गरीब जनता समझ चुकी है।
व्यापारी समझ चुका है, काम धंधे बंद हो गए, महंगाई ने, बेरोजगारी ने, आज हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, क्योंकि इन्होंने प्रदेश के युवा के रोजगार को राजनीतिक औजार बनाने का काम कर किया, जिसमें 5 साल तक पद निकालते नहीं, आखिरी साल में चुनाव से पहले ग्रुप डी ग्रुप सी निकाल देते हैं। 2019 में ऐसे ही किया, आपको याद होगा, जिन चुनाव के पहले निकाल दिया। उसके बाद 5 साल से कोई लिस्ट नहीं आई बड़ी, जो बड़ी पोस्टों की लिस्ट आई मात्र कुछ उसमें सिलेक्शंस हुए, लेकिन उस सिलेक्शंस में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान लगा दिए। वो कहां से, वो भारतीय जनता पार्टी ने किसके आदेश पे वो किया, इसी सरकार ने बताया, सरकार क्या हरियाणा के नौजवान काबिल नहीं थे। और 5 साल के बाद सडनली जब इलेक्शन होता है, इतने 5 साल लोग ओवरेज हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, कोई पलायन करके विदेश चला जाता है, क्योंकि 5-5, 10-10 साल युवा इंतजार नहीं करेगा। कोई नशे की चपेट में, कोई अपराध में चला जाता है। आज स्थिति क्या होगी प्रदेश में। उसके बाद एक लिस्ट निकालते हैं और ग्रुप डी में जो है मोस्ट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उनको ग्रुप डी में लगा देते हैं, जिसमें से आधे ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करते हैं वो छोड़ देते हैं और फिर वो पोस्ट खाली हो जाती है और फिर 5 साल के बाद फिर उनको एडवर्टाइज करके लगाने का काम करते हैं। ये क्या है, ना निवेश हुआ, ना सरकारी नौकरी सरकार ने दी, केवल अपने प्रचार के लिए, क्योंकि इन्होंने एक प्रचार का वो कर दिया, एक अपने प्रचार के लिए हरियाणा के नौजवान के भविष्य को इन्होंने चौपट करने का काम किया। उसको बेरोजगारी की चौराहे पे हरियाणा के नौजवान के भविष्य को कर दिया। आज अपराध की तरफ हरियाणा का नौजवान फिर चला गया। देखो आप, आज गैंग आ गए। जब हुड्डा सरकार थी, यही वो गैंग थे, माफिया था, चौटाला राज में माफिया चलता था, जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी 2004 से पहले, उनका सफाया हुड्डा साहब ने आते ही किया। और हरियाणा में अमन चैन शांति, खुशहाली का 10 साल का राज रहा। अब दोबारा से बेरोजगारी गर्त में हरियाणा का नौजवान, जहां दूध दही का खाना था, नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया, और जहां अमन चैन शांति थी वहां हत्या दर में देश में नंबर 2, अपहरण फिरौती दर में देश में नंबर 1, और हर रोज धनाधन गोलियां बरसाई जा रही हैं किसी व्यापारी पे। और बड़े बड़े गैंग, कोई पहले तो जेलों से, चौटाला राज में गैंग जेलों से चलते थे, इनके गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं। खट्टर सरकार में वही गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं। विदेशों में बैठे बैठे लोग उन गैंग्स को चलाने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि अंडर एज शूटर, पंजाब और राजस्थान में भी कोई किलिंग होती है तो अंडर एज शूटर हरियाणा का मिल रहा है। आप ये स्थिति देखो, ये इनकी 10 साल की सरकार की यथास्थिति है। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, आखिरी बात फिर चलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इस संसद के सत्र में जब मैंने सवाल पूछा कि देश के कौन से राज्य के मंत्री द्वारा जवाब दिया गया, प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनकी केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और 2014 के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। 3 गुना बहुत बड़ा संख्या होती है बेरोजगारी, वो बढ़ गई। ये मोदी सरकार का क्या जवाब था? तो जब आपकी सरकार संसद में मेरे को जवाब दे रही है, तो जब आप हरियाणा में आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाने से पहले उनसे जवाबदेही लीजिए कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहां कैसे हो गई, और यह आप जवाब दीजिए। मैं उनसे यह भी पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, पिछले 1 महीने में 3 दफा आए और इत्तेफाक से 2 बार जो उन्होंने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 2 बार मेरे लोकसभा क्षेत्र में और 1 बार साथ लगते क्षेत्र में आए। वहां काफी आ रहे हैं जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र की तरफ उनका ध्यान है, ज्यादा ध्यान फोकस है। 1 महीने में 3 बार आए हैं, पता नहीं 3 बार जो है किसी और क्षेत्र में गए कि नहीं गए, हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन 10 साल की सरकार के बाद क्या कोई एक ऐसी परियोजना नहीं मिली जो जिसकी मंजूरी भी खट्टर सरकार ने दिलवाई हो, जिसका शिलान्यास भी खट्टर सरकार ने करा हो, और 10 साल में उसको पूरा करके उसका उद्घाटन कराया प्रधानमंत्री से? तीनों ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया या फीता काटा, जिसका शिलान्यास भी हमने कराया, जिसको मंजूर भी हमने कहा। हमारे समय काम, जिसपे काफी काम पूरा हो गया था। रोहतक हिसार जो में आने वाले हांसी की रेल की लाइन, हांसी जो हिसार और रोहतक को कनेक्ट करती है, उसका ना सिर्फ शिलान्यास मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, मगर जमीन एक्वायर होकर काम शुरू।
देवर खाना के अंदर जो आयुर्वेदिक और योगा अस्पताल, उसका 70% काम हो चुका था, अब 30% 10 साल में कराया। द्वारका एक्सप्रेसवे का 70% से ज्यादा काम 2014 से पहले हो गया था, अब 30% काम इन्होंने 10 साल में। तो प्रधानमंत्री जी को इस सरकार और खट्टर साहब को भी आत्ममंथन करना चाहिए। क्या 10 साल में अभी तक वो हमारे द्वारा जो शुरू कराई थी परियोजना, उन्हीं परियोजनाओं का ही फीता पूरा नहीं कटवा पाए? अपनी एक परियोजना का तो कटा सकते थे, अब तो चुनाव आ गया 10 साल के बाद। एक कोई परियोजना कोई ऐसी होती, हाँ इन्होंने अपने आलीशान दफ्तरों के जरूर फीते काटते हैं, मैं उसके अलावा, क्योंकि पैसा बहुत आ गया बीजेपी के पास, ज्यादा ही पैसा आ गया। हम तो कहना चाहते हैं इतने 5 स्टार जैसे आलीशान आप दफ्तर हर जिले में खुलवा रहे हैं हरियाणा में, ऐसे ही साथ में एक अस्पताल भी खुलवा दो, उसका फीता काटो, सरकारी अस्पताल, ऐसा नहीं कि प्राइवेट अस्पताल के इनके कई नेता फीते फूते काटते हैं, वो एक अलग बात है। चुनाव आयुक्त का इस्तीफे को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव आयुक्त का इस्तीफा, उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हमारी तो टिप्पणी आपको पता है जो है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये केवल जो अभी बात चल रही थी, जिसने प्रश्न किया था कि भाई ये संविधान को, ये सरकार संविधान को कुचलने का काम कर रही है, तो केवल संविधान ही नहीं, लोकतंत्र को भी कुचलने का काम कर रही है। लोकतंत्र का गला घोटने का नजारा मैंने पिछले अपने लोकसभा चुनाव में देख लिया था। चंडीगढ़ मेयर की गिनती में शायद आपने भी देख लिया होगा। तो ये तो आज चल रहा है और इस बार फिर भी हम लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार हमारे साथ न्याय करेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब हो रही है और लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा कब तक हो जाएगी? सही समय पे एमपी साहब सही समय पे ईवीएम पे आचार संहिता से पहले तो टाइम बता दिया आपको, सही समय। ऐसा तो नहीं कि पहले आपकी पॉलिसी पे चला जा रहा होगा है संजय जी, मैं बताया सही आपको बता दिया, टाइम भी बता दिया, नोट करके लिखो और उसी टाइम पे आएगी हमारी लिस्ट, और वह टाइम का नाम है सही समय। दीपेंद्र जी, एमपी साहब आपने बताया कि बेरोजगारी को किस तरीके से हरियाणा नंबर 1 हो गया है, तो आपकी सरकार, कांग्रेस सरकार आएगी, किस तरीके से बेरोजगारी को दूर करने का काम करेगी? वो तो ये इंटरव्यू टाइप का प्रश्न है, क्योंकि जो है मैं समझता हूँ इस पे हम लगातार अपनी बात रख रहे हैं, बहुत से हमने अपने संकल्पों में भी किया है। सबसे पहले जो 2 लाख पद समाप्त किए गए सरकार ने, उन 2 लाख पदों को तुरंत भर्ती निकालकर विद पेंशन, विद मेरिट, विद रिजर्वेशन और समयबद्ध वृद्धि, कैलेंडर निकाल के समयबद्ध भर्ती करने का हम काम करेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ और समय कैलेंडर के समयबद्ध तरीके से वो भर्ती करने प्रक्रिया करने का काम करेंगे। दूसरा, जो निवेश में हमारे समय में देश में नंबर 1 था हरियाणा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र की रोजगार और प्राइवेट क्षेत्र का, इन्होंने एक कोई हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र नया इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT की कोई स्थापना नहीं करी, इन्होंने एक कोई थर्मल का नया बिजली का कारखाना हरियाणा में नहीं लगाया, एक कोई विकास की बड़ी परियोजना नहीं आई। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था वो नोएडा चला गया, बड़ी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना और जुलाना के बीच में, वो बनारस चलेगी। तो बड़ी परियोजनाएं विकास की, औद्योगिक क्षेत्र न बने ना विकास की, वो बड़ी परियोजनाएं हरियाणा में। दोबारा से हरियाणा देश में निवेश में नंबर 1 बने, ऐसी व्यवस्था जिसके लिए वो निवेश में नंबर 1 ऐसे ही नहीं बन गया था हमारे समय, कानून व्यवस्था दुरुस्त, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और वो सारा मैं समझता हूँ कि ताकि दोनों ही क्षेत्रों में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर रोजगार के अवसर मिले। मैं क्योंकि लंबा जो है कटारिया, सुरेश कैची और मीठा पेमा राजस्थान से, वो बीजेपी में शामिल है, तो भगदड़ मची है, क्या कहना चाहिए? वो तो आप राजस्थान की बात कर रहे हैं जी, क्या कहना? हरियाणा में तो, हरियाणा में जो कह रहे हैं कि भगदड़ मची हुई है, ये जो है, इनका सवाल आपने सुना क्या? एक बार पहले सवाल बताओ सर। ज्ञानचंद कटारिया, सुरेश कैची और मिठा परिवार जो राजस्थान के, वे बीजेपी में शामिल हैं। इनका ये प्रश्न था कि बीजेपी की तरफ जो है ये कुछ लोग शामिल हुए हैं और भगदड़ मची हुई है देश में। हाँ, भगदड़ मची हुई सही बात है। हरियाणा में कांग्रेस में घुसने की भगदड़ मची हुई है। एक साल में 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो हरियाणा की भगदड़ आप बताओ किस तरह बची हुई है? अब राजस्थान वाली कोई, राजस्थान का कोई आए तो उससे पूछना। अरे यार सही कई क्वेश्चन हो गए सारे आज।